Hello learners, welcome to my YouTube channel Biology है easy where learning is fun. Today we will be discussing about cell cycle. इससे पहले कि मैं सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको अपने बचपन की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूं। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ही शरारतें किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को सब्जी काटते हुए देखा तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी सब्जी काटकर मम्मी को दिखाऊं कि मुझे भी कितनी अच्छी तरह से सब्जी काटना आता है। पर हुआ कुछ वैसा नहीं। सब्जी तो मुझसे कटी नहीं, पर मैंने अपनी उंगलियां ही काट ली और बहुत खून निकलने लगा। तो मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिए और मरहम दिए लगाने के लिए। तो मैं बहुत आश्चर्य हो गई कि एक हफ्ते में मेरा जो घाव था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, यानी कि जो घाव था वो भर गया। और मैंने अपनी उंगली की तरफ देखकर सोचा कि अरे यहाँ पर तो कितना डीप कट था और अभी तो देखकर लग ही नहीं रहा है कि मुझे उंगलियों में कभी चोट भी लगी थी। तो तब तो मुझे ये एक मैजिक की तरह लगा था। पर जब मैं स्कूल में आई, मैंने पढ़ाई की और मैंने सेल साइकिल के बारे में जाना, तब मुझे समझ में आया कि ये सेल साइकिल जो प्रोसेस है इसी के वजह से पॉसिबल हो पाया। आइए देखते हैं कि जो सेल साइकिल का डेफिनेशन है वो क्या कहता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि जो डेफिनेशन है उसका रट्टा नहीं मारना है। अगर हम रट्टा मारेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रही है ईच लाइन। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो सेल साइकिल है वो घटनाओं का एक क्रम है। जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है, वैसे ही जो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है या इसमें जो स्टेप्स है वो भी एक के बाद एक आता है। बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जिसकी मदद से सेल क्या करता है कि जो सेल का जो जीनोम है वो डबल होता है। डुप्लीकेट्स माने पहले एक कॉपी था तो उसका एक और कॉपी बनाता है। और जीनोम क्या है? जीनोम कैन बी डिफाइंड एज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। आइए जीनोम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। और डिप्लॉइड को हम क्या लिखते हैं? 2n। और जो हैप्लॉइड है उसको हम लिखते हैं n। अब ह्यूमन बीइंग्स में 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स। सो हैप्लॉइड स्टेट में कितना क्रोमोसोम रहेगा? n इक्वल्स टू 46/2 विच इज इक्वल्स टू 23 क्रोमोसोम्स। और यही हुआ ह्यूमन बीइंग का जीनोम, दैट इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल साइकिल का जो स्टेप है पहला वो क्या है कि वो क्या करेगा? जो अपना जीनोम है उसको डुप्लीकेट करेगा। फिर क्या लिखा है कि सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। सिर्फ जो जीनोम का डुप्लीकेशन है यहीं तक लिमिटेड नहीं है, फिर वो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको भी सिंथेसाइज करेगा एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड सेल साइकिल। अब देखिए ये हुआ हमारा पेरेंट सेल, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा इस तरह से। तो ये हुआ हमारा पेरेंट सेल और ये दोनों हुआ हमारा डॉटर सेल। मैं डीसी लिख रही हूँ, पेरेंट सेल को मैंने पीसी लिखा है। तो हमारा जो डेफिनेशन है यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हमको एकदम से अंडरलाइन भी करना है और इन पॉइंट्स को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं जब भी हम सेल साइकिल का डेफिनेशन लिखे। तो क्या क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents, eventually divides into two daughter cell। तो सेल साइकिल क्या है कि ये कुछ घटनाओं का क्रम है जिसकी मदद से सेल क्या करता है? जो अपना जीनोम है उसको डुप्लीकेट करता है और कुछ एसेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको भी सिंथेसाइज करता है और अंत में क्या करता है कि वो जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। इसी जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं या इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल साइकिल। We can broadly divide cell cycle into two phases, that is interphase and M phase. M stands for mitotic and we can write it as mitotic phase or M phase. जो इंटरफेज होता है
इस दशा में क्या होता है, जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो एम फेज में जाकर डिवाइड कर सके। इस फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है, एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। जो इंटरफेज है वो सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 95% ऑफ द टाइम ऑफ सेल साइकिल इज टेकन बाय इंटरफेज, क्योंकि ये एक प्रिपरेटरी फेज है। तो इसको आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेते हैं तो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बहुत दिन तक चलता है, जैसे मंथ्स चलता है, ईयर्स चलता है। मतलब हम महीनों तक पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, या फिर हम महीनों तक पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। पर जो एग्जाम है वो कितने टाइम का होता है, हार्डली 2 की 3 घंटे का होता है। तो जो प्रिपरेटरी फेज है वो ज्यादा टाइम लेता है, पर जो एक्चुअल एग्जाम है उसका टाइम बहुत कम है। इसीलिए इंटरफेस भी कुछ इसी तरह का है कि जो सेल है वो ज्यादा टाइम लेता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो एम फेज में जाकर डिवाइड कर सके। सो 95% ऑफ द टाइम ऑफ अ सेल साइकिल इज टेकन बाय इंटरफेस, whereas M phase only takes a little time in order to divide cell into 2 daughter cell. जो इंटरफेज है इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। We can broadly divide interphase into G1, S and G2 phase. Here the letter G means gap or growth. It is same for G2 also, and S stands for synthesis. Why it is named so, we will get back to it later. And we can broadly divide M phase into prophase, metaphase, anaphase and telophase. The duration of cell cycle varies from organism to organism. As you can see, a cell from human being will take 24 hours to complete its cell cycle, whereas each cell takes about 90 minutes to complete its cell cycle. So there is variation in duration of cell cycle within organisms. If you pay attention to my board, you can see that I have drawn a label diagram of cell cycle which is circular. It is circular because it is a cyclic process. हर एक सेल अपनी जर्नी G1 फेज से स्टार्ट करता है और उसकी जर्नी खत्म होती है M फेज में। M फेज के एंड पर एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल तैयार करता है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने हर एक फेज में टाइम्स लिखा हुआ है। ये टाइम्स दर्शाता है कि सेल साइकिल के हर फेज को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ह्यूमन बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स है उसको 24 घंटे लगते हैं अपना एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में। तो उन्हीं 24 घंटे में से जो 11 घंटे हैं सेल अपने G1 फेज में बिताता है, 8 घंटे वो S फेज में बिताता है, 4 घंटे वो G2 फेज में बिताता है और मात्र 1 घंटे वो M फेज में बिताता है। तो आइए देख लेते हैं व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ G1 फेज। पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि G स्टैंड्स फॉर व्हाट। G स्टैंड्स फॉर गैप और ग्रोथ। G1 phase is the interval between mitosis and initiation of DNA replication. It is also known as first growth phase. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन दिस फेज द सेल ग्रोज कंटिन्यूअसली। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होते रहता है। एंड इन दिस फेज द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट देयर डीएनए डजंट रेप्लिकेट। There is synthesis of ATP, nucleotides, amino acids, proteins and RNA. These are the other constituents about which we talked about in our definition of cell cycle. अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसे सेल्स G1 से निकलकर G0 फेज में चले जाते हैं जहाँ पर वो इनएक्टिव स्टेज या क्विसेंट स्टेज में रहते हैं। जब हमारी बॉडी में किसी तरह की इंजरी होती है तब सेल्स G0 फेज से निकलकर G1 फेज में एंटर करते हैं और वो अपना सेल साइकिल पूरा कंप्लीट करके एक सेल से 2 सेल्स बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो हमें घाव पहुंचते हैं वो घाव हील हो जाते हैं या वो भर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अपनी स्टोरी में कहा था कि मेरी उंगली जब कट गई थी तो मेडिसिन लेने के बाद वो 1 हफ्ते में ही पूरी तरह से ठीक हो गई और देखकर पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे कभी चोट भी लगा था। तो ये सेल साइकिल जो प्रोसेस है उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब जो सेल है वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि वो एस फेज में जाने लायक है। जैसे कि आप जब एग्जाम्स देते हैं तो आप एग्जाम्स का प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम बिताते हैं और आप ये देख लेते हैं, मन ही मन में सोचते हैं कि अरे मैंने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन लिया है ना, अगर कल कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं सारे आंसर कर पाऊंगा ना। वैसे ही सेल्स भी क्या करते हैं, ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो अच्छी तरह से प्रिपेयर है ताकि वो अपने नेक्स्ट फेज में जा सके। इसीलिए ये सारा जो इवेंट है ये घटता है क्योंकि
ये इवेंट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो एस फेज में कोई सेल नहीं जा पाएगा। तो आइए देख लेते हैं व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ एस फेज। बट बिफोर दैट वी शुड नो S stands for what? S stands for synthesis. So S phase is also known as synthesis phase. In this phase, DNA replication occurs. That is, amount of DNA per cell doubles. Synthesis of histone protein also occurs in this phase. Histones are positively charged protein around which negatively charged DNA coils to form nucleosome. अब अगर DNA का जो कॉपी है वो बढ़ेगा तो हमको हिस्टोन प्रोटीन्स की भी जरूरत होगी, क्योंकि उसको कॉइल स्ट्रक्चर बनाना है। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन्स का भी जो सिंथेसिस है वो इसी फेज में होता है। देन देयर इज सेंट्रियोल रेप्लिकेशन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट आर सेंट्रियोल्स? Centrioles are organelles that are found within animal cells that are required to form spindle fibers during cell division. So, the main events of S phase are replication of DNA and centriole. अब S phase की सारी इवेंट्स कंप्लीट करने के बाद सेल कहाँ पर जाएगा? गैप 2 यानी कि G2 फेज में। इसको हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। और इस फेज में क्या होता है? देयर इज सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन। इस फेज को कंप्लीट करने के बाद सेल अपनी जर्नी के एंड फेज में आ जाता है, जो कि है एम फेज। एम फेज को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे। एम फेज के एंड में जो सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है। फिर से यही सेल्स एंटर करेंगे G1 फेज में और यहीं से वो और 4 सेल्स बनाएंगे, यानी कि 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, 8 से 16 सेल बनेगा। तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि जो सेल की संख्या है वो हर सेल साइकिल के बाद डबल होती रहती है। M phase is also known as mitotic phase and it marks the end of cell cycle. We can broadly divide M phase into prophase, metaphase, anaphase and telophase. In prophase, there is disappearance of nuclear membrane and chromatin fibers condenses to form highly coiled structure called chromosome. In metaphase, these chromosomes aligned at the equatorial region of cell. To them, at the kinetochore region, spindle fibers attach. In anaphase, these chromosome moves towards 2 opposite poles, and in telophase, there is reappearance of nuclear membrane. By the end of M phase, cytokinesis occurs, that is division of cytoplasm. In this case, you can see there is a cell, and here you can see a furrow which is known as cytoplasmic furrow. Eventually, this furrow deepens, and in the end, it results in production of 2 daughter cells. Hence, it is called division of cytoplasm, and by the help of cytokinesis, we get 2 daughter cells. And the karyokinesis, which means division of nucleus, is carried out in these 4 phases, that is prophase, metaphase, anaphase, and telophase of mitotic division. If you like my video, then please hit the like button. If you are new to my channel, then do subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon for future updates. Till then, keep learning in a fun and easy way with Biology Hai Easy.